जनाब जावेद नसीरी साहब ने फरमाया कि गांव का जो नॉस्टैल्जिया है, जो जज्बाती ज़िंदगी जो उनकी जी हुई है, जो उनका ओरिजिन है, जो उनका बेस है, वहाँ से वो आए हैं, तो उनके बाद के मजमूओं में ख़ासतौर पर 4-5 साल की शायरी में ये दो पहलू बहुत वाज़ेह हैं। एक तो गांव का नॉस्टैल्जिया है और एक शहरी ज़िंदगी में 4 दहाइयाँ या 5 दहाइयों में गुजारी है, उसकी कशाकश है, उसका कर्ब है, उसकी वहशत है, उसकी दहशत है। ये दो पहलू जो नॉस्टैल्जिया का पहलू है उसके भी दो हिस्से हैं। एक तो दर्द व गम और रंजो मलाल का है कि वो ज़माना जिसके साथ उनका नॉस्टैल्जिया वाबस्ता है वो रहा नहीं। उनकी गांव की ज़िंदगी का जो सुख था, जो रुबान था, जो जमालियात थी, जो आसूदगी थी, वो नहीं रही। और कभी कभी नॉस्टैल्जिया एक बहलावा बन के उनके साथ भी रहता है, तो एक मस्बत हुक्म देता रहता है कि नहीं, ऐसा भी थी ज़िंदगी, वैसी हो भी सकती है, वैसी होनी भी चाहिए। तो ये यासियत और उम्मीद दोनों उनके साथ मुतवाली चलती है, पैरेलल चलती है। दूसरा पहलू जो है वो शहर की जो मॉडर्न ज़िंदगी है, 40 साल या 50 साल जो उन्होंने मुंबई में गुजारे हैं, उसका जो ग्रोटेस्क है, जो कोलाज है, वो पूरी तरह उनकी शायरी में फैला हुआ है। जो इंसानी कर्ब है, जो समाज का तजाद है, जो तरक्की पसंद शायरी से अलग अब जो तबकाती कशमकश है, अब जो तजाद है, और जिसमें ब्लैक एंड वाइट शेड्स नहीं बल्कि ग्रे शेड्स भी आ गए हैं, सुरमई रंग भी आ गए हैं, और तबकाती कशमकश के पैमाने बदल गए हैं, ज़ाविया निगाह बदल गया है। मसाइल तो वही आबादी है लेकिन कर्ब के इजहार का अंदाज बदल गया है। तो ज़फ़र के यहाँ पोस्ट मॉडर्न पोइट्री भी है, मॉडर्न पोइट्री भी है, तरक्की पसंद शायरी भी है और रिवायती शायरी भी है। रिवायत के कभी बाजार नहीं हुए, रिवायत की पासदारी को लेकर वो तरक्की पसंद भी हुए, जदीद भी हुए, माँ-बाप जदीद भी हुए। एक अहम बात जो है जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, खास कर 3-4 बरसों की जो शायरी है, कि ये जो कस्बाती ज़िंदगी का नॉस्टैल्जिया है और शहरी ज़िंदगी का जो कर्ब है, इसके दरमियान से एक लहर चली, एक लहर फूटी है जो दुनिया के इंसानी माशरे के और कानून कुदरत के, लॉ ऑफ नेचर के जो इम्बैलेंस पैदा हुआ है, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हुआ है इंसान की सोसाइटी और फितरत में, उसके कर्ब का इजहार अगर 4-5 साल की शायरी में ज़्यादातर है। इंसानों ने पहाड़ काट के शाहराएँ बना ली, दरख्त काट के कंक्रीट के जंगल उगा लिए, नदियों के रास्ते रोक लिए, बंद बना दिए। इसके नतीजे में सुनामी से, मौसमों की नागवार तब्दीलियों से और बहुत से इकोलॉजिकल फैक्टर से गुजर रहे हैं जो इंसानी ज़िंदगी की तबाही का एक मंबा है और एक इजरा है। और साथ ही जो एटमी इसलहे पैदा हो गए हैं, पता नहीं कब वो इस्तेमाल होंगे और किसी की हार में जीत नहीं होगी। इसे दुनिया की तबाही का जरिया है, कभी न कभी एटमी इसलहे इस्तेमाल होंगे। हर मुल्क एटम बम बना रहा है अपने दिफा के लिए, लेकिन ये दिफा कभी न कभी जो है वो हमला या अटैक हो सकता है। और जंग के खिलाफ, इंसानी माशरे की नाइंसाफ़ी के खिलाफ ज़फ़र ने बहुत मॉडर्न अंदाज में कदम उठाया है, जिसमें उनकी दस्ती नज़में भी हैं, आज़ाद नज़में भी हैं और गज़लों में भी ये मौज़ूआत हैं। अब जो किताब आई है, जो शायद उनका 10वां मजमूआ है, मिट्टी का मसाला है, उसमें उनका वही नॉस्टैल्जिक फैक्टर जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इन्हें जज्बाती ज़िंदगी के साथ हिंदुस्तानी खड़ी बोली की नज़रियात, जिसके बगैर हमारे देही माहौल का तस्करा मुमकिन ही नहीं। खालिस फारसी आमेज़ उर्दू है, वो बात नहीं की जा सकती जो हिंदुस्तान की ज़मीन से, हिंदुस्तान की तहजीब से, हिंदुस्तान की कल्चर से जुड़ी हुई हो। उसके लिए देही ज़िंदगी खड़ी बोली की नज़रियात लाजमी है, जो उनके खूबसूरत गीतों में भी है, दोहों में भी है, लेकिन साथ ही इन दोहों में हमारे समाज का दर्पण भी है। ये सिर्फ मिट्टी की खुशबू ही नहीं बल्कि आज के अहद का कर्ब भी है, जो दोहों की शक्ल में भी सामने आया है और गीतों की शक्ल में भी सामने आया है। और जिस राज को ज़फ़र गोरखपुरी ने अपने पूरे नॉस्टैल्जिया और ज़िंदगी की फिक्र और असली शऊर के साथ निभाया है, तो ये किताब जो है बहुत एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उनकी पुरानी किताबों में भी दोहे हैं, उनके गीत हैं, उनकी गज़लों में दही मिजाज भी है, उनकी नज़मों में दही मिजाज भी है। तो ये तवक्को थी कि मुकम्मल किताब दोहों और गीतों में मुश्तमिल उनकी आनी चाहिए। तो आज जो किताब हमारे जिसका जरा हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, वो आपके सामने है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ज़िंदगी के सारे जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, जंग है, ताल्लुकात की शिकस्त है, कदरों का ज़िया है, इन सब के दरमियान ज़फ़र क्या इंसानी दर्दमंदी, मोहब्बत और डिप्रेस जो है वो जारी और सारी है। मैंने किसी मज़मून में लिखा था कि समाज के बेरहम मसाइल की चट्टान के नीचे जो मोहब्बत के दरिया बह रहे हैं, ज़फ़र ने अपने गीतों की हथेलियाँ उस दरिया में डुबो रखी हैं। क्या हथेलियाँ डुबो रखी हैं और इसी का इजहार उनके टाइटल दोहे पर है कि
کہ جس دل میں بھی درد ہو اس کی یہ پہچان ہے، جل جائے تو دیپ ہے، سنگے تو لوبان، یہ غزل کی دعاؤں کا لطف لباب ہے۔ اور میں ایک اتنا طالب علم کے طور پر، کیونکہ انہوں نے تعاقب کرتا ہے، وہ پیچھے کرتا ہے، وہ 10 کتابوں سے، پہلی کتاب سے 10ویں کتاب تک، تو مجھے ایک طالب علمانہ حق پہنچتا ہے کہ میں ایک جونیئر شاعر ہونے کی حیثیت سے انہیں بے مبارکباد پیش کروں اور خلوص پیش کروں۔ شکریہ۔ یہ تھے عبدالاحد صاحب۔ حاضرین، یہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی خواتین لیڈیز بھی تشریف فرما ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ بھئی اب تک ہم صرف میل وقت کو ہی بلاتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ریحانہ اندرے صاحبہ بھی موجود ہیں۔ اب ہم انہیں زحمت دے رہے ہیں کہ باجی چند لمحے 2-3 منٹ بس آپ ہم لوگوں سے کچھ خطاب کر دیں۔ ریحانہ اندرے صاحبہ، ریحانہ اندرے صاحبہ۔ نہ میں شاعرہ ہوں نہ ادیبہ ہوں، بھلا میں ظفر بھائی کی شاعری کے تعلق سے کیا بات کر سکتی ہوں جب یہاں اتنے جیت اور عالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف ان کو مبارکباد دے سکتی ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ میں ظفر بھائی کی شاعری کو بےحد پسند کرتی ہوں۔ میں ادناسی بندی ہوں جو اردو کی خدمت کرتی ہوں، اور ہر اردو کے جو جشن ہوتے ہیں اس میں حاضر ہوتی ہوں، اور مجھ سے جو کچھ خدمت ہو سکے وہ شاعر کی یا ادیب کی وہ میں کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بس چند لمحے اور ہیں، پھر آپ کی زحمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم جنہیں آواز دینا چاہتے ہیں، جن سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، وہ خود ظفر گورکھپوری صاحب ہیں۔ سر، آپ کو بتائیں کہ جب سے ظفر گورکھپوری صاحب سے ملے، ان کے بہت سے اشعار سنے، یاد کرنے کی کوشش کی۔ ابھی الگ بات ہے کہ یاد نہ ہو سکا، لیکن ایک شعر ایسا ہے جو اکثر جب ہم کبھی لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے یا کچھ سمجھ نہیں پا رہے تو ایک شعر ان کا ذہن میں آ جاتا ہے۔ چمکا سکو نہ رات تو ایک موڑ پر کہیں، چمکا سکو نہ رات تو ایک موڑ پر کہیں، رکھ کر کوئی چراغ گزر جانا چاہیے۔ محترم دوستو، میں بس یہ کہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، وقت نکال کر آپ لوگوں نے میری عزت افزائی کی، اس جلسے میں شرکت کی۔ خاص طریقے سے میں سلمہ آپا کے بارے میں ضرور خاص طریقے سے ان کا مشکور اور شکر گزار ہوں کہ وہ اس عمر میں جب کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، عمر اجازت نہیں دیتی، یہاں میرے لیے آئیں۔ سلمہ آپا سے میرا تعلق بہت پرانا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جب اردو کے منظر نامے پر میں اپنی شناخت بنا رہا تھا، اس وقت میرا حوصلہ بڑھانے میں شراب گورکھپوری، سردار جعفری، سجاد ظہیر، کرشن چندر کے ساتھ سلمہ آپا بھی تھی، اور میری انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی۔ میری پہلی کتاب پہ لکھا بھی انہوں نے اس زمانے میں، تو میں آج یہاں آ کر انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں کرلا کے نواب ملک صاحب، میرے بڑے پرانے خیر خواہ ہیں اور میری بہت سی ایکٹیویٹیز کے گواہ ہیں، اور وہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور یہاں آئے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے میرے بارے میں بولا ہے، جاوید صدیقی ہیں، ریحانہ اندرے جی ہیں، عبدالاحد صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ جو بھی بول رہے ہیں، بس یہ سمجھیے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ اپنے قلم سے کچھ اچھی بات لکھ سکوں۔ ایک دوہا سنا دوں گا تو اس میں میرا جو شعری مجمع نظر ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ جیون جو تجھ سے پڑھا، جیون جو تجھ سے پڑھا، کیسے جائیں بھول، جیون جو تجھ سے پڑھا
कैसे जाए भूल, तुझसा शिक्षक है कोई न तुझसा स्कूल। मेरा शायरी का मकबे नज़र अव्वल से आखिर तक कोई अलगी रुझान, कोई नज़रिया ऐसा नहीं रहा, सिर्फ ज़िंदगी से बातें की है मैंने। मेरी ज़िंदगी ने जो मुझे बताया, जो सिखाया, उसने जो समझाया मुझे, मैंने उसको लिखा और यही जो है वो मेरी किताबों में है। और ये तो दुआओं का एक मजमूआ है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग दुआ कीजिए कि ये मजमूआ मेरे सारे मजमूओं की तरह उसकी पसराई वो लोग दूर पढ़ें। और ये जलसा भी इसीलिए मैं नहीं चाह रहा था कि हो, लेकिन एक बड़े जलसे में एक पुरानी किताब के बेचारे में सरदार जाफरी ने मेरे बेटे से कहा था कि बेटे ये तुम्हारे अब्बा को ना मोली की ज़रूरत नहीं है और न शोहरत की, लेकिन ये जलसा इसलिए किया गया कि लोगों को मालूम हो कि एक अच्छी किताब बाजार में आई है। तो ये अच्छी या बुरी, ये तो फैसला आप लोग पढ़ेंगे तो होगा। हम लिखने वाले सिर्फ यही खुश होने के लिए मौका ढूंढते हैं कि हमारी किताबें पढ़ी जाएँ। बस शुक्रिया, आप लोग आए एक बार। शुक्रिया जफर साहब। जफर गोरखपुरी साहब से, जफर सर से हमारी जब भी मुलाकात होती है तकरीबन 99% हर मुलाकात में उन्होंने अपने लड़की का जिक्र किया, जिसकी इंतकाल का उन्हें बहुत ही गहरा दुख है। हम जब ये किताब इसका मिट्टी को हंसाना है इसका उन्वान सुना तो यही सोचते रहे कि वो शख्स, वो बाप जो अपने बेटे की याद में हमेशा गमज़दा रहता है, उसके जज्बात ये हैं कि वो खुद गमज़दा रहकर मिट्टी को भी हंसाना चाहता है। बहरहाल अब हम ये जलसा अपने इख्तिताम पर है और इस जलसे के सदर डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब को आवाज़ देंगे, जो एक समाजी, इल्मी और अदबी शख्सियत हैं, जिनका इल्म अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, हर दिन अजीज़ है, हर प्रोग्राम में आपकी शिरकत ज़रूरी होती है। बस चंद शेर डॉक्टर साहब, जो खुलूस और रब्त का कायल हुआ, जो खुलूस और रब्त का कायल हुआ, वो अदब की बस्त में शामिल हुआ। हमने जलसे की सदारत दी उसे, हमने जलसे की सदारत दी उसे, जो निगाह नाज़ के काबिल हुआ। डॉक्टर शेख।